हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 का साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, आपने अभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट जो है डिवाइड होते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। जब सन 1800 चल रहा था, जब ओनली 30 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हुए थे, पता थे उतने। मोर देन एलिमेंट्स यूर डिस्कवर्ड इन कोर्स ऑफ टाइम। धीरे धीरे क्या हो गए, एलिमेंट्स बढ़ते बढ़ते गए, उनकी डिस्कवरी होती गई। साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग द पैटर्न इफ एनी वास्ट इंफॉर्मेशन। वास्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे इंफॉर्मेशन का इंक्रीमेंट हुआ और एलिमेंट्स जो है वो कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल्स। लेटर ऑन अदर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड, और बाद में और एक एलिमेंट्स पाए गए जो दोनों की प्रॉपर्टी बताते थे, मेटल्स की भी नॉन मेटल की भी, उनको कहा जाता है मेटलॉइड्स। साइंटिस्ट ने उनको इंक्रीजिंग डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक ऑर्डर में डिफाइन किया। अब सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे इसमें वर्क करने वाले वो थे डोबे रेनर्स ट्रायड। इन 1870 a German scientist Dobereiner suggests that properties of elements are related to atomic masses। तो इन्होंने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो किसको बिलोंग करते हैं? वो एटॉमिक मासेस को, उससे रिलेटेड है। ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। उसने क्या किया, 3 पेयर्स बनाई एलिमेंट्स की, हैविंग केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड देयर ट्राइड्स, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड देम ट्राइड। तो उसका बोलना ऐसा था, ये तीनों पेयर की क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी है और इनको ट्राइड कहा जाएगा क्योंकि 3 थे। तो उसने क्या किया, ट्राइड नाम दे दिया। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन ट्राइड। उसने ट्राइड के रूप में क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने क्या किया, अरेंज किया। एंड शो दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। और उसने देखा कि दोनों का एटॉमिक मास का मीन, यानी दोनों के एटॉमिक मास की एडिशन की जाएंगी और डिवाइडेड बाय 2। जैसा मीन का फॉर्मूला है, देखिए, मीन इज इक्वल टू A+C डिवाइडेड बाय 2। तो मिडल का क्या आता है, एटॉमिक मास। ये चीज उसने ऑब्जर्व की। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर आपको दिख रहा है 1 2 3, ट्राइड दिख रहा है, लिनाक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे आपको लिथियम का आपको एक्चुअल एटॉमिक मास देखे है, उसके बाजू में आपको किसका देखे है, पोटेशियम का। एलिमेंट 3 में देखिए, एलिमेंट 1, एलिमेंट 3। तो A और C दो वैल्यू है, A+C। मिडल में कौन है, सोडियम है। सोडियम का कितना है, 23 आया। स्ट्रोंटियम का एक्चुअल मास कितना था, 87.6, और इसने डिपेंड किया तो कितना है, 88.7। एक्चुअली मास ऑफ ब्रोमीन कितना था, 79.9। ब्रोमीन का यहाँ पे कितना आ रहा है, मीन निकाल के 81.2। तो यानी स्लाइटली अगर आप इतना समझ सकते हैं, अगर 3 नंबर का अगर डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे 87 था, यहाँ पे 88 है, यहाँ पे 180, यहाँ पे 81, 2 3 नंबर तक अगर डिफरेंस है तो उसको हम क्या कर देंगे, एक छोटा एरर समझ के मान लेंगे कि नहीं बा वो सही है, ओके। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है 5 10 15 नंबर्स का दोनों में, यानी एक्चुअल मास में और हमारे तीनों का जो मीन है, हमारा दोनों का मीन निकाल के जो निकल रहा है उसमें, तो वो वैलिड नहीं किया जाएगा। तो इसमें ओनली कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देखिए जो एग्जाम्पल हमको दिए गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद में ये भी सेटिस्फाई होते हैं यहाँ पे, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो अब आपको इसको क्या करना है, प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपको तीनों भी एटॉमिक मास दिखे। आपको अगर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है तो आपको तीनों भी एटॉमिक मास देखे रहेंगे और आपको बताना है क्या ये डोबेरेनर ट्राइड है या नहीं। तो आप देखेंगे तो उसमें देखने के बाद में अगर 3 नंबर तक का डिफरेंस है आसपास में, 3 नंबर या 2 नंबर तक का डिफरेंस है, तो क्या होगा, वो डोबेरेनर ट्राइड में बिलोंग करेगा। और उससे ज़्यादा है तो वो इट इज़ नॉट लाइज इन डोबेरेनर ट्राइड, ऐसा आपको लिखना है। देखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड्स जैसे ही इनकी स्टडी खत्म हुई वैसे ही फिर
न्यूलैंड की बारी है, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। 1817 में किसने स्टडी करनी चालू की थी? डोबेराइनर ने। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखिए। द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स को रिलेटेड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट टू देयर प्रॉपर्टी इन डिफरेंट वे। तो उसने थोड़ा सा अलग बात की न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने, न्यूलैंड्स ने। In the year 1866, Newlands arranged the elements known at that time in increasing order of their atomic masses. तो उसने क्या किया, इनको अरेंजमेंट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। It started with the lightest element हाइड्रोजन and ended up थोरियम। तो उसने लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन को लिया और ऐसी रेंज बनाई पूरी थोरियम तक। He found every 8 element had properties similar to those first. For example, sodium is the 8th element from lithium and both have similar properties. तो उसने ये देखा कि कोई एलिमेंट का अगर पहला नंबर है और दूसरे एलिमेंट का क्या है, उससे 8वें नंबर पे जो एलिमेंट होगा उन दोनों का आपस में क्या है, नंबर सेम है। जैसे कि यहाँ पे हमको एग्जांपल बताया इन्होंने, मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ आपको। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। 11 माइनस 3 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 8। तो इसी तरीके से इसने क्या बोला कि अगर कोई एलिमेंट का नंबर अगर 1 है तो 1 प्लस 8 कितना होता है, 9। तो 1 और 9 ये दोनों में प्रॉपर्टीज क्या सिमिलर, वैसे ही 9 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 70। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइड्रोजन का 1, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, कोबाल्ट, निकल, ब्रोमीन। तो इस तरीके से उसने क्या किया, हर एलिमेंट में 8 की एडिशन की। और क्या बोला है कि हाइड्रोजन से 8 के एडिशन करेंगे तो जो आएगा उसकी और हाइड्रोजन की सेम प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन के बाद में फ्लोरीन है, फ्लोरीन में 8 का एडिशन करेगा किया उसने। तो ऐसे करके उसने क्या किया, ऐसे पेयर्स बनाए। मैग्नीशियम शो सिमिलैरिटी विथ बेरिलियम, क्लोरीन शो सिमिलैरिटी विथ फ्लोरीन। न्यूलैंड्स कंपेयर दिस सिमिलर विथ दिस ऑक्टेट। देखिए आपको यहाँ पे न्यूलैंड्स का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, मतलब न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाला पीरियोडिक टेबल दिख रहा है यहाँ पे। देखिए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन सब में डिफरेंस कितने का, 8 का। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। सोडियम का कितना होता है, 11। 11 माइनस 3 कितना होगा, 8। सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19। 11 प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा, 19। उसके बाद में कॉपर है, रुबिडियम है। तो इसी तरीके से सभी में क्या है, 8 की यानी 8 की एडिशन की गई है। और ऐसे उसने कितनी इसमें इसको किया है, कितने ग्रुप्स लिए हैं। अभी जो बॉक्स आपको वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे इसको ग्रुप्स कहा जाता है। तो डो रे मी फा सो ला टी, तो ये इंग्लिश के सॉन्ग के राइमिंग वर्ड्स है, यानी जो नोट्स है इंग्लिश सॉन्ग के वो है ये। और जो हिंदी सॉन्ग के सा रे गा म प ध नी, तो ये इस तरीके से क्या है, नोट्स बनाए गए, म्यूजिकल नोट्स। उसने क्या किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसमें दिया, म्यूजिकल नोट में। तो कितने नोट बनाए उसने पूरे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 नोट बनाए। और 8 उसने बनाए पीरियड, पीरियड यानी रोज। इस तरीके से उसके समय पे पूरे 56 एलिमेंट्स को उसने इस तरीके से अरेंज किया, 56 एलिमेंट्स। ही कॉल्ड द सिमिलर ऑब्जर्विटी इन 8 एंड द फर्स्ट एलिमेंट। उसने सिमिलर ऑब्जर्विटी देखा तो इसको एक नाम दे दिया, उसका नाम है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये आपको डू यू नो वाला पढ़ना है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स देखिए, मेनी लिमिटेशन वेयर फाउंड इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। अलग अलग क्या सिचुएशन है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कहाँ तक अप्लाई होता था ये लॉ, ओनली कहाँ तक अप्लाई हुआ, रियल में एक्चुअली में जो इसकी प्रॉपर्टी जो सही थी वो कहाँ तक की अप्लाई हुई, कैल्शियम तक के इसमें। न्यूलैंड फिटेड ऑल नोन एलिमेंट्स इन टेबल। तो उसने क्या किया, एक टेबल में फिट किया 7 × 8, यानी 7 क्या है कॉलम से और 8 क्या है रो है। तो टोटल कितने का, 7 8 56 एलिमेंट्स इन टेबल।
cobalt and nickel, Ce and La, selenium and lanthanum. Moreover, he placed some elements with different properties under same note in octave. octave में रखा उसने, octave यानी जितने रो है इसमें 8 है, तो नाम क्या दिया, octave. For example, Newlands placed the metal copper and nickel under the डो along with halogen. देखिए कॉपर और निकेल को किस में रखा है उसने, डो में. डो यानी एक म्यूजिकल नोट है. अलॉन्ग विथ हेलोजन, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, हेलोजन दिख रहा है. देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन किस में है, हेलोजन में आते. while Fe having similarity with cobalt and nickel away from the along with the non-metal oxygen and sulfur under Ti. तो Ti के अंदर में क्या चले गया, ऑक्सीजन सल्फर. हालांकि इनकी सिमिलरिटी किससे मिलती है, while Fe having similarity फेरस यानी आयरन, आयरन की सिमिलरिटी किससे मिलती है, कोबाल्ट और निकेल से. लेकिन वो कहाँ पे चले गए, Ti में. देखिए लास्ट के आपको इसमें दिख रहे हैं वो कॉलम में Fe. Also Newland octave did not have provision to accumulate the newly discovered elements. The properties of new element discovered later on did not fit in Newland's law of octaves. तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने जो टेबल जो बनाया, तो न्यू मतलब कोई अगर नए एलिमेंट अगर डिस्कवर होते हैं तो यहाँ पे जगह ही नहीं है उनके लिए. तो इस तरीके से क्या हो गया, उनके लिए कोई भी जगह नहीं बची एलिमेंट्स के लिए. फिर आए डिमिट्री मेंडेलीव. मेंडेलीव्स पीरियडिक टेबल बना, इन्होंने मेंडेलीव्स पीरियडिक टेबल बनाया. द रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडेलीव developed the periodic table of element during the period 1869 to 1872 के बीच में. यानी 3 साल इन्होंने क्या किया, इस पर रिसर्च किया और पीरियडिक टेबल बनाया. एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जो साल चल रहा है उसको एडी कहते हैं. देखिए मेंडेलीव पीरियडिक टेबल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो मेंडेलीव का जो पीरियडिक टेबल था ये बहुत बड़ा एक अहम किरदार निभाया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कहती प्रॉपर्टीज मेंडेलीव ने बताई है. और बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या है, ट्रूथ है, यानी सही चीज़ें बताई गई है. बहुत सारी सही उनमें भी था, लेकिन इसमें कंपैरिजन के मामले में यानी मेंडेलीव की ने जो इंफॉर्मेशन दी, तो जो अगले साइंटिस्ट थे उनको इजी चला गया इसके ऊपर में, मतलब अगले उसको अरेंज करना. तो इसके लिए पीरियडिक टेबल में अच्छा बड़ा नाम होता है मेंडेलीव का. डिमिट्री मेंडेलीव periodic table is most important step in the classification of element. Mendeleev considered the fundamental property of elements, namely atomic mass. उसने atomic mass देखा और अरेंज किए 63 एलिमेंट्स known at that time. जब 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे टोटल, तो उसने 63 एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ में. देन ही ट्रांसफॉर्म these into the periodic table of elements in accordance with physical and chemical properties of this element. तो उसने उनको मतलब एक ऐसा मतलब ऑर्डर में अरेंज किया जिसमें उसने क्या बताया, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया. फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ. फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बार बार क्या होती है, चेंज होती है. जैसा कलर, कोई भी एलिमेंट का कलर, ये फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है. उसके बाद में उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं. और केमिकल प्रॉपर्टी में आता है उसकी रिएक्शन, यानी वो किसके साथ में रिएक्ट करता है. अगर दो एलिमेंट को लिया जाए और उनकी दोनों की रिएक्शन की जाए और दोनों की रिएक्शन हो जाए, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम पाई जाती है. इस तरीके से उसके बाद में वैलेंसी होती है केमिकल प्रॉपर्टी में, वैलेंसी सेम होनी चाहिए. मेन है वैलेंसी, उनके दोनों की क्या होनी चाहिए, वैलेंसी सेम होनी चाहिए. देखिए Mendeleev organized the periodic table on the basis of chemical and physical properties of elements
दीज वेयर द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। तो उसने क्या किया, इसमें हाइड्राइड का और ऑक्साइड के फॉर्मूले का यूज़ किया, melting point, boiling point and density of the element and their hydrides and oxides. Mendeleev found that the elements with similar physical and chemical properties repeat after a definite interval. On the basis of this finding, Mendeleev stated the following law. तो उसने क्या किया, एक अरेंजमेंट के एटॉमिक मास के साथ में, केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गई उसके अंदर में, मेंडेलीव फाउंड दैट एलिमेंट्स विद सिमिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर डिफिनेट इंटरवल। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती थी, बार बार रिपीट हो रही थी। तो उसने उस अकॉर्डिंग उसको क्या किया, एक अरेंजमेंट दी। यानी जैसा आज का मॉसले का पीरियोडिक टेबल में कैसे हम देखते हैं, ग्रुप में सबके मतलब वैलेंसी सेम होती है, रिएक्टिविटी मोस्ट ऑफ द क्या होती है, सेम होती है। तो कुछ उसने भी यही काम किया, इसमें भी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज कहती है अरेंजमेंट में सेम थी। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, तो इनके प्रॉपर्टीज किससे डिपेंड की उसने, एटॉमिक मासेस से। एटॉमिक मासेस को क्या किया उसने, अरेंज किया, और एटॉमिक मास के ही बलबूते पे क्या बनाया, एक पीरियोडिक टेबल बनाया। द वर्टिकल कॉलम इन द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, जो वर्टिकल कॉलम है जो आपको दिख रहे हैं, देखिए ग्रुप 1 ग्रुप 2, इनको कहा जाता है ग्रुप्स। वाइल द हॉरिजॉन्टल रोज, ये आपको 1 2 3 इसमें दिख रहा है, रोज दिख रही है, हाइड्रोजन, उसके नीचे लिथियम सोडियम, इनको कहा जाता है पीरियड्स। देखिए ये मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपको दिख रहा है ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3। तो कितने ग्रुप्स थे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में, 8 ग्रुप्स थे। और रोज कितनी थी, 12 रोज थी। और यहाँ पे आपको एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं, उसने एम्प्टी स्पेसेस भी रखे हैं इसमें, कोई अगर नए डिस्कवर अगर एलिमेंट्स होते तो। देखिए द जनरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड शोन एज R2O, R2O3 एक्सेट्रा अपर पार्ट ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल रिटर्न R2O, R2O3 एक्सेट्रा प्रेजेंट इन सिस्टम। तो ये जब हम कोई भी एलिमेंट के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, जैसे आपको देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, H2O। तो H के जगह पे रिप्लेस कर दीजिए R को, तो क्या हुआ, R2O। अब वैसे ही मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। आपने देखा होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO, तो Mg की जगह रिप्लेस किसको किया, RO। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2, तो दोनों के बीच में होता है क्रॉस। मैं आपको 1-2 क्रॉस भी करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपने क्लास 9 में पढ़े हुए क्रॉस, मैंने भी उसमें ही बताया है क्रॉसिंग के बारे में। देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, दोनों के बीच में होगा क्रॉस। तो क्या होगा, क्रॉस होने के बाद में 2 1 जा 2, तो H2, 1 1 जा 1 O2, तो क्या बना, H2O बना। ऐसे मैं आपको मैग्नीशियम का बता देता हूँ। मैग्नीशियम की वैलेंसी भी क्या है, 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या है, 2 है, दोनों के बीच क्रॉस करेंगे तो 2 2 दोनों की जगह पे है, तो क्या बन जाता है ये 2MgO। 2MgO यानी 2 का मल्टीप्लाई। अब Mg के आगे भी 2 है, O के भी आगे 2 है, देखिए यहाँ पे 2MgO इस तरीके से। तो MgO ये हमारा मेन था, तो MgO, M को रिप्लेस कर देंगे R से, तो RO। देखिए आपको RO देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे Mg में, दिखा आपको RO। कुछ इसी तरीके से क्रॉसिंग करने के बाद में हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले इस तरीके से बनते हैं, ये मेंडेलीव ने भी बताए थे। इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक देखिए मेंडेलीव के बारे में भी। डिमिट्री मेंडेलीव 1834 से लेके 1907 इनका बॉर्न और डेट का डेट है। वॉज अ प्रोफेसर इन ST पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी। तो सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर में प्रोफेसर थे। ही मेड द सेपरेट कार्ड फॉर एवरी एलिमेंट शोविंग इट्स एटॉमिक मास। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग सेपरेट कार्ड बने हर एलिमेंट के लिए। ही अरेंज द कार्ड्स इन अकॉर्डेंस विथ
द एटॉमिक मासेस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, सभी कार्ड को एक अरेंजमेंट दिया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, सबको एक के नीचे एक लगाया और इस तरीके से क्या बनाया, पीरियोडिक टेबल बनाया। एलिमेंट्स विच रिजल्टेड इन द इन्वेंशन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। देखिए अभी मेरिट्स का मतलब होता है फायदे। क्या क्या फायदे हुए मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल में? मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल: science is progressive, there is a freedom in science to revise the old interference using the more advanced means and method of doing experiment. This characteristic of science are clearly seen in Mendeleev's periodic table. तो मेंडेलीव ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, ध्यान लगाया, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी पूरी जितने भी एलिमेंट्स है और उनको क्या किया, एक जगह पे अरेंज किया। और यही चीज़ देखने मिलती है कि साइंस को किस तरीके से किस प्रोग्रेस में लेके गए डिमिट्री मेंडेलीव। While applying the law, properties of element are arranged periodic function of their atomic masses to all known elements. Mendeleev arranged the elements with the thought Mendeleev periodic table demonstrate the following merits. तो उन्होंने क्या करा, कुछ चीज़ें ऐसी बनाई कि जो चीज़ें क्या थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोस्टली ने बनाया है लास्ट में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। देखिए वो क्या क्या थी, अब ये पॉइंट में देखिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स भी बनाना है आपको और लॉन्ग नोट्स भी बनाना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन आपको कुछ ऐसे नोट्स बनाने हैं और हेल्प लेना है आपको टेक्स्ट बुक की, क्योंकि गूगल में इंफॉर्मेशन में लैंग्वेज चेंज आ जाती है। जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम लिखेंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने के बाद में जो टीचर जो चेक करता है पेपर को, उसके पास में एक आंसर की आती है। अब आंसर की के अकॉर्डिंग जो उसमें आंसर्स होते हैं वो होते हैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए आपका टेक्स्ट बुक। आपको गूगल के पीछे अगर दूसरे कोई यूट्यूब के भी लेक्चर्स है उसमें अगर इससे थोड़ा अलग इन्फॉर्मेशन अगर दिख रही है आपको, और ज़्यादा भी डीप लर्निंग में आपको जाना नहीं है, पहले आपको इतना समझ लेना है कि आपको पढ़ना कितना है, कवर कितना करना है, वरना आप पूरा सिलेबस जो है पूरा आपके माइंड में फिट नहीं कर पाएंगे अगर ज़्यादा डीप लर्निंग करेंगे तो सबसे मेन चीज़ है आपको ये, अगर आपको सिलेबस आपका जो है वो आपका हो जाता है तो आप डीप लर्निंग भी कर सकते हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है। इसी के लिए मैंने कोई स्पेशल नोट्स नहीं बनाए इसके लिए, और मैंने टेक्स्ट बुक का ही हेल्प लेके आपको मैं समझा रहा हूँ। यानी आप बुक सामने रख के भी क्या कर सकते हैं, ये लेक्चर्स को देख के आप पढ़ाई कर सकते हैं। एटॉमिक मासेस ऑफ some elements were revised so as to give them proper place in periodic table। तो उसने क्या किया, एटॉमिक मासेस से एक प्रॉपर प्लेस पे सभी एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। फॉर एग्जाम्पल द प्रीवियस डिटरमाइन मास ऑफ बेरिलियम 14.09 was changed to correct 9.4 and the beryllium was placed before boron। तो उसने क्या किया, बेरिलियम का पहले एटॉमिक मास कितना था 14.09, जो कि क्या था, इनकरेक्ट था। तो उसने उसको करेक्ट किया, करेक्ट करके क्या किया, उसने क्या दिया उसको 9.4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और उसको बोरॉन के पहले लिखा, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5। तो उसने तो एटॉमिक नंबर के बेस पे नहीं बनाया, उसने बनाया एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास बोरॉन का ज़्यादा होगा, एटॉमिक नंबर जैसा ज़्यादा होता है वैसा एटॉमिक मास नंबर भी बढ़ता है। तो वैसे ही एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, पहले बेरिलियम को रखा फिर बोरॉन को रखा। तो ये उसने एक अच्छा काम किया। सेकंड थिंग देखिए, और आपको जब भी आप टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करें आपको मेन टॉपिक, जैसे मैं आपको यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको जो भी इसमें मेन चीज़ें हैं जो आपको मतलब पेपर में लिखने के लिए याद आनी चाहिए वो आपको हाईलाइट करना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, पूरा भी हाईलाइट नहीं करना है, सिर्फ इतनी मेन चीज़ जिसको आप देख के ये पूरा मतलब ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में आपको खुद के भी मन से लिख के देखना है और आपके साइंस टीचर को बताना है क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आप इतना पूरा बुक का रट्टा तो नहीं मारेंगे और कोई इतना बड़ा बुक याद नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत हमको यानी मतलब हमारे खुद के कंसेप्चुअल एक इजी लैंग्वेज में बनाना होता है, तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और आपको अगर वो उसकी नीड है, ज़रूरत है, तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं भी आपको नोट्स बना के दे सकता हूँ। देखिए मेंडेलीव के वैकेंट प्लेसेस, मेंडेलीव ने क्या किया, वैकेंट प्लेसेस रखी यानी खुली जगह रखी इन पीरियोडिक टेबल में फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड, जो डिस्कवर नहीं हुई थी। टिल देन 3 ऑफ दीज अननोन एलिमेंट्स वेयर गिवन द नेम। तो उसने क्या किया, 3 अननोन एलिमेंट्स थे जिनको नाम दिया उसने, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन, फ्रॉम द नेबर्स, उनके नेबर यानी आजू बाजू के एलिमेंट्स को देखकर। एंड देयर एटॉमिक मासेस वेयर इंडिकेटेड एज 44, 68 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से उसने 3 एलिमेंट के नाम दिए, इका बोरॉन,
Ica aluminum, Ica silicon. Not only these, but their properties were also predicted. उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने प्रेडिक्ट किया, नहीं एक अंदाज लगाया. लेटर ऑन these एलिमेंट वेयर डिस्कवर्ड एंड नेम एस. तो इनका नेम क्या रखा उसने? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम. अब आज के ज़माने का जो बोरॉन है, जैसे यहाँ पे ईका बोरॉन, इका एलिमेंट, ईका सिलिकॉन आपको दिख रहा है, तो ये वो वाला नहीं है. ये कौन सा वाला है? आज के समय में उसने नाम दिया ईका बोरॉन. तो ईका बोरॉन का नाम पे क्या रिप्लेस हो गया फिर? स्कैंडियम. वैसे इका एल्यूमिनियम का नाम क्या रिप्लेस हुआ? गैलियम. और इका सिलिकॉन का नाम हुआ जर्मेनियम. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट मैच वेल विथ दोज प्रेडिक्टेड बाय मेंडेलियस. See the table 2.4. Due to the success, all were convinced about the importance of Mendeleev's periodic table, and this method of classification of element was accepted immediately. तो उस समय पे इतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन किसी ने नहीं दिया, तो मेंडेलीव के क्लासिफिकेशन को क्या कर लिया गया? जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया गया. देखिए प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दिख रहा है इका एल्यूमिनियम, गैलियम, एटॉमिक मास दोनों के आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, डेंसिटी, कुछ ये कंपैरिजन, उसको कहते हैं कंपैरिजन बिटवीन इका एल्यूमिनियम एंड गैलियम. थर्ड नंबर में उसने क्या मेरिट यानी क्या अच्छा काम किया, देखिए देयर वाज अ नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस इन द मेंडेलियस original periodic table. However, when the noble gases such as the helium, neon and argon were discovered toward the end of 19th century, 19th century में क्या हो गए? नोबल गैसेस डिस्कवर हुए. मेंडेलीव created the zero group without disturbing the original periodic table in which the noble gases were fitted very well. तो उसने एक जीरो ग्रुप बनाया. देखते हैं अभी हम थोड़ा मेंडेलीव का भी पीरियोडिक टेबल. देखिए अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं, अलग अलग एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं. अब लास्ट का देखिए ग्रुप 8. ग्रुप 8 में भी उसने क्या किया? एम्प्टी स्पेसेस वगैरह दिए और उसने बोला कि एक क्या होगा? एक जीरो ग्रुप होगा. अब इसमें एक पर्टिकुलर उसने कोई पूरा ब्लैंक ग्रुप तो नहीं दिया. इसका कारण ये था क्योंकि इतना बड़ा पूरा ब्लैंक ग्रुप उसने इसके लिए नहीं दिया क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ पे स्पेसेस दे दिए थे. यहाँ पे कुछ स्पेसेस दी. अब इधर की एलिमेंट्स कुछ स्लाइटली क्या किए जाएंगे? अरेंज कर दिए जाएंगे और इसमें फिट कर सकते हैं इसको? जीरो ग्रुप को. तो इस तरीके से उसने क्या बोला कि एक जीरो ग्रुप के लिए भी उसने क्या रखी? उसमें जगह रख दी. देखिए डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. डीमेरिट्स यानी कि कोणती इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हुए? द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम. तो दोनों का भी जो था एटॉमिक मास नंबर क्या है? सेम है. किसका? कोबाल्ट का भी और निकेल का भी. देयरफॉर देयर वाज द एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता, यानी उसका मतलब ये है कि कोई कंफर्म नहीं था दोनों में भी कि कोबाल्ट का क्या होगा और निकेल का क्या होगा. दोनों क्या हो गए? सेम. उनको एटॉमिक मास नंबर दे दिया. आइसोटॉप वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडेलीव पुट फोर्थ पीरियोडिक टेबल. एज आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस. अ चैलेंज वाज पोज्ड इन प्लेसिंग द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो आइसोटॉप जो है ये बहुत लंबे समय के बाद में डिस्कवर हुए. मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बना दिया, उसके बहुत समय के बाद में आइसोटॉप्स क्या हो गए? डिस्कवर हो गए. और डिस्कवर होने के बाद में आइसोटॉप्स में क्या प्रॉपर्टी देखने मिली कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम, लेकिन उनका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है. तो मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल जो बताया, अब उसमें सबका क्या है? बहुत कुछ एलिमेंट्स का उसने क्या किया? एटॉमिक मास नंबर सेम सेम बता दिया. तो इसके लिए आइसोटॉप में जब अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा? डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होगा उनका. तो एक गलती हुई. अब देखिए व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज in an increasing order of atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. It was not possible therefore to predict how many elements could be discovered
टू हेवी एलिमेंट्स। और एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, देखिए व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए एटॉमिक मासेस में, राइज इन एटॉमिक मास, राइज यानी बढ़ना, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा, डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म, तो वो अपीयर यानी यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो क्या होंगे, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। इट वॉज नॉट पॉसिबल देयर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हेवी एलिमेंट्स, तो ऐसा प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है कि दोनों के बीच में दोनों हेवी एलिमेंट्स के बीच में कोई एलिमेंट्स हो सकता है करके, जो मेंडेली ने प्रेडिक्ट किया था। अब ऐसा हो भी सकता है लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जरूरी नहीं सेम हो करके, मेंडेलियस ने बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बता दी कि सेम है, लेकिन बाद में क्या हो गया, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो गए, थोड़े बहुत उसमें भी डिफरेंसेस आए, थोड़ा बहुत ग्रेजुअल चेंज यानी थोड़ा बहुत बदल है, स्लाइटली, कोई बहुत ज़्यादा बदल नहीं। पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन शोज द सिमिलैरिटी विथ हेलोजन, तो हाइड्रोजन की उसने एक पोजीशन दी और किससे सिमिलैरिटी बता दी, उसकी हेलोजन ग्रुप से। हाइड्रोजन शो द सिमिलैरिटी विथ हेलोजन ग्रुप 7 में। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2 while the molecular formula of fluorine and chlorine F2Cl2, तो मेंडेलिव को ऐसा लगा कि जैसे कि यहाँ पे देखिए F2Cl2 है तो वैसे ही H2 है तो वो भी क्या है, एक हेलोजन है, लेकिन ऐसा नहीं, H2 हेलोजन गैस नहीं है। देयर इज अ सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली ग्रुप 1, देयर इज अ सिमिलैरिटी इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स हाइड्रोजन, अल्कली, sodium, potassium, etc. form with chlorine and oxygen. On the considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen is the group of alkali metals group 1 or in the group of halogen. तो हम ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन को अल्कली में रखा जाए या हेलोजन में, क्योंकि अल्कली मेटल्स एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो पानी के साथ में विगरसली यानी बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, तो हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के अंदर में नहीं आते हैं, अल्कली मेटल्स में आते हैं सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। अब हाइड्रोजन को कोई जगह नहीं मिली और वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का है, तो उसको 1 नंबर दिया गया सबसे पहले उसका, और उसका एटॉमिक मास भी कम है, तो उसको किस में डाल दिया गया, अल्कली में डाल दिया गया। अब मेंडेली ने उसको किस में डाला था, हेलोजन में डाला था। तो एक्चुअली आज के मोस्टली का जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, अल्कली में दी गई है। देखिए एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2Cl2, कंपाउंड विथ मेटल्स है NaCl और कंपाउंड इज नॉन मेटल, तो इनके वैलेंसीज में तो सिमिलैरिटी दिखती है, इनके वैलेंसीज में क्या है, सिमिलैरिटीज दिखती है, लेकिन इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम चीज़ें नहीं होती, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ एटम व्हेन मेंडेलीव put the fourth periodic table. After the discovery of electron, scientists started exploring the relation between electron number of an atom and the atomic number. तो मेंडेलीव ने जैसे पीरियोडिक टेबल दिया वैसे एटॉमिक मास नंबर सामने, पहले साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, और इलेक्ट्रॉन जैसे डिस्कवर हुए वैसे फिर इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद में एटॉमिक नंबर भी आना शुरू हुए। वैसे एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उसको कंसिडर किया जाता है, वो एलिमेंट का क्या है, एटॉमिक नंबर होता है। मोस्ट ऑफ द ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। एटॉमिक मास नहीं, सॉरी, इनका इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, दोनों आपस में सेम होते हैं। ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं बेसिक चीज़ें। देखिए इन 1930 AD इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोसले डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट यूजिंग एक्स-रे ट्यूब दैट द एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर को अब डिवाइड किया, मतलब डिनोट किया जाता है जेड से, ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव चार्ज
ऑन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। और एक बार रीड कर लेता हूँ इसको, देखिए। इन 1930 AD क्या हुआ था, जब इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोसले ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया उसने, एक्सरे ट्यूब का यूज़ किया और एटॉमिक नंबर को डिनोट किया उसने Z से, ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में उसने क्या पाया, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट, दिस revealed that atomic number is more fundamental property of element than its atomic mass। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए उसने क्या किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरे क्या बन गए, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर बने, उसको डिनोट कर दिया Z से। तो उसने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वॉज स्टार्टेड फॉलोस, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉलो होने लग गया। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया गया, उनके एटॉमिक नंबर से। अब हम पहुंच चुके हैं एटॉमिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया इसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में। इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है अंदाज लगाना, मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी मतलब प्रॉपर्टीज थे, एलिमेंट्स थे, सब क्या हो गए, एक्यूरेटली आ गए, यानी सही तरीके से आ गए। फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल का जो लॉन्ग फॉर्म है उसको क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन अकॉर्डिंग देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको क्या किया गया है, अरेंजमेंट की गई है। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ, ड्रॉबैक्स का मतलब होता है डिमेरिट्स, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल अपीयर टू बी रिमूव। तो जितने भी ड्रॉबैक्स थे मेंडेलियस की पीरियोडिक टेबल के, सभी क्या हो गए, रिमूव कर दिए गए। हाउएवर द एम्बिग्यूटी अबाउट द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन को उसमें से रिमूव नहीं किया गया, हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स में ही रखा गया। और एक बार आपको ये बता देता हूँ मेंडेलियो का पीरियोडिक टेबल, जिससे आपको एक अच्छी हिंट मिल जाएगी। देखिए देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे था, फर्स्ट नंबर पे था, तो उसको फर्स्ट ही नंबर में रखा गया है। और मेंडेलियो ने हाइड्रोजन का कंपैरिजन किसके साथ में बता दिया था, हेलोजन के साथ में। ये उसका ड्रॉबैक था, ये भी आपको याद रखना है अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है और हेलोजन की प्रॉपर्टी अलग है। हालांकि दोनों गैस ही हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। We have seen in the previous standard that the electronic configuration of an atom, the way in the which electrons are disturbed in shell around the nucleus is determined by the total number of electron in it, and the total number of electron in an atom is the same as the atomic number। तो हमने पहले देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम की क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं किसमें, शेल के अंदर में। आपको शेल डायग्राम वगैरह आप क्लास 8 और 9 से पढ़ते आए आप, और उसमें भी कन्फ्यूजन होगा आपको, तो मेरे क्लास 8 का जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स है वो उसमें आप देख सकते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज सेम एज द एटॉमिक नंबर। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी किसको सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर को। लेकिन हम कंसिडर किसको करते हैं एटॉमिक नंबर के लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन को। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे की जाती है,
इलेक्ट्रॉन से ही लिखी जाती है, यानी उसका जो एटॉमिक नंबर है। अब वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं भाई इलेक्ट्रॉन से लिखी जाएंगी या प्रोटॉन से लिखी जाएंगी, किससे लिखी जाती है, किससे ध्यान में रखना है आपको, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर को अरेंज किया जाता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इस तरीके के सीक्वेंस में कुछ अरेंज किया जाता है। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, बेसिक में भी बताया है मैंने। एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियरली सीन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हमको देखने के लिए मिलती है। यूज योर ब्रेन पावर, ये रीड करना है आपको। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा स्ट्रक्चर है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है इसमें, उनको पीरियड्स कहा जाता है 1 to 7, और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उनको ग्रुप कहा जाता है। और इसके अरेंजमेंट है पीरियड और ग्रुप्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस के जैसे दिखते हैं। एटॉमिक नंबर्स आर सीरियली इंडिकेटेड इन अपर पार्ट, ऊपर में एटॉमिक नंबर होता है दिस बॉक्स में, और ईच बॉक्स करस्पॉन्ड टू द प्लेस ऑफ वन एलिमेंट, हर बॉक्स में एक ही एलिमेंट होता है। apart from these 7 rows, 2 rows are shown as separately as at the bottom of the periodic table। बॉटम यानी सबसे नीचे पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। तो टोटल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 बॉक्स है, यानी 118 टोटल क्या है, एलिमेंट्स है। इन द पीरियोडिक टेबल इंक्लूडिंग 2 सीरीज, इट मीन्स देयर आर 118 places for the elements in modern periodic table। Very recently formation of few elements was established experimentally and thereby the modern periodic table is now completely फील्ड। तो अब आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो पूरी तरीके से क्या फील्ड है, पूरी डिस्कवरी हो चुकी है मॉडर्न मतलब जितने भी एलिमेंट्स है। तो टोटल 118 है और वो पूरे एक एक्यूरेटली एक सही पीरियोडिक टेबल है, कौन सा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए द इंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। तो इसमें 4 ब्लॉक्स है, एक होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। वो नीचे जैसा आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे वैसे आपको ये भी समझ में आएंगी। देखिए द एस ब्लॉक कंटेन्स ग्रुप, एस ब्लॉक में होते हैं ग्रुप होते हैं 1 and 2। द ग्रुप 13 to 18 कंस्टिट्यूट पी ब्लॉक। 13 to 18 किस में बिलोंग करते हैं, पी ब्लॉक के अंदर में करते हैं। द ग्रुप 3 to 12 कंस्टिट्यूट, 3 to 12 कंस्टिट्यूट करता है डी ब्लॉक को, उसमें होता है डी ब्लॉक। लैंथेनाइड एंटेनाइड एक्टिनाइड सीरीज जो है वो एफ ब्लॉक के अंदर में बिलोंग करती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अ zigzag लाइन कैन बी ड्रॉन इन पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में क्या है, zigzag लाइन है। और पीरियोडिक टेबल the three traditional types of elements can be clearly shown in modern periodic table with the help of the zigzag, left side of the zigzag line while all the non-metals lie on right side। तो राइट साइड पे जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या, वो कौन से हैं, नॉन मेटल से, और जो राइट हैंड साइड में है वो क्या है। 1 मिनट में और एक बार थोड़ा रीड कर लेता हूँ। ऑल द एलिमेंट्स लाई इन लेफ्ट साइड ऑफ जिगजैग लाइन। तो जिगजैग लाइन जो होती है उसके जो लेफ्ट साइड में जितने भी है, वाइल नॉन मेटल्स लाई ऑन राइट साइड। तो जो राइट साइड है उसका वहाँ पे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। में थोड़ा आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख के समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बोरॉन, सिलिकॉन, एक जिगजैग लाइन दिख रही है यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर से आपको। बोरॉन, सिलिकॉन, एर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेस्टाइन और ऑर्गेनेसॉन। तो ये जो आपको पूरी जो जिगजैग लाइन की जो एलिमेंट जो दिख रहे हैं पूरे, तो ये सभी क्या है, इसको कहते हैं मेटालॉइड्स। तो ऐसे पूरे 6 मेटालॉइड्स हैं। अब आप इस जिगजैग लाइन के पहले के अगर एलिमेंट्स को अगर देखेंगे, यानी जिगजैग लाइन का भी 2 साइड है इसमें, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। इसको कहते हैं लेफ्ट साइड,
इसको कहते हैं राइट साइड। तो जो लेफ्ट साइड में जो है एलिमेंट्स, इनको मेटल्स कहा जाता है, और जो राइट साइड में इसको कहा जाता है नॉन मेटल्स। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। Within a period, the neighboring elements differ slightly in the properties, while distant elements differ widely in their properties. Within a period, the neighboring elements differ slightly. जो neighboring elements है, आजू बाजू के जो elements होते हैं उनकी क्या होती है, slightly properties में क्या होता है, चेंज होता है, slightly यानी थोड़ा सा, differ जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, widely वैसे उसमें चेंजेस बढ़ते जाते हैं। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलरिटी। जो सेम ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप यानी देखिए आपको यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है, जैसे ग्रुप है देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये पूरा ग्रुप है। तो ये ग्रुप 1 में जो अल्कली मेटल जो कहे जाते हैं हाइड्रोजन से लेके फ्रेंशियम तक, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम प्रॉपर्टीज है। वैसे बेरिलियम से लेके रेडियम के प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, वो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, वो अल्कली मेटल्स में नहीं आती। तो उसके लिए हाइड्रोजन का बॉक्स कैसे दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। These characteristics of the group periods in the modern periodic table are because of electronic configuration elements. It is electronic configuration of an element which decide the group and the period in which it to be placed. तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें बताती है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ। 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2। 3 और 11 के बीच में कितने का, 8 का। 11 और 18 के बीच में कितने का, 8 का। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से, 2, 8, 8। अब आगे जितना आप बढ़ेंगे वैसा 18, 18, 32, 30 सबके एडिशन करेंगे, टोटल कितना हो जाता है, 118। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अंडरस्टूड बाय कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वेरियस। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप एंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल आर अंडरस्टूड। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझना। कैसे समझा जाता है, बाय कंपैरिजन, कंपेयर करना ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यानी अगर एक बॉक्स में पूरे एलिमेंट अगर भरे गए हमने ग्रुप में, तो सबके प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए इससे। तो ये जो मोस्टली का पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें पूरे जो भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है, एक्सेप्शन हाइड्रोजन। वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप शो सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशन। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या शो करती है, ग्रुप को शो सिमिलरिटी बताती है, और ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब होता है कि जो वैलेंसी होती है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा ग्रेडेशन के बारे में बता देता हूँ। इसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे हम ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या मिलेंगे हमको, 1, 2 फॉर्मूला मिलता है H2। वैसे हम लिथियम की भी करेंगे, लिथियम की भी वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2, क्या मिलेंगे हमको, Li2। तो आप जितना भी करेंगे Na2O, K2O, Rb2, तो ये जो आपको जो दिख रहा है 2 और 1, कुछ क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग में जितने भी है आपको एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है, सबके आपको जो बेस का जो वैल्यू जो दिख रहा है 2, 1, तो ये पूरा सबका क्या दिखता है, सिमिलर। इसको कहते हैं ग्रेडेशन। एलसीएम भी बोल सकते हैं आप उसको, एलसीएम भी कहा जाता है। However, the properties of elements change slowly while going one end to other end। तो जैसे धीरे धीरे हम कहीं में जाएंगे,
पीरियड्स में जाएंगे, रोज में जाएंगे एलिमेंट के बाजू में, जैसे कि कुछ इस तरीके से, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती जाती है, चेंज। कुछ इस तरीके से क्या होंगी, सी एच लिख देता हूँ मैं जी, और कुछ इस तरीके से मैं एस लिख देता हूँ, क्या होंगी, सिमिलर। यानी ग्रुप्स क्या है, सिमिलर है। और पीरियड्स में क्या होता है, जैसे जैसे के से सी पे पहुंचेगा, सी से एस सी पे पहुंचेगा, तो थोड़ा 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 चेंजेस आते रहेंगे, और जितना दूर जी ए पे पहुंच जाएगा तो ज़्यादा चेंजेस आएंगे। लेफ्ट टू राइट इन पर्टिकुलर पीरियड। ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए, you will find that the number of valence electron in all these elements from the group 1, that is family of alkali metals, तो जो ग्रुप 1 में उनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स कहा जाता है, इज द सेम। सिमिलरली इफ यू लुक एट द एलिमेंट्स फ्रॉम एनी अदर ग्रुप, अगर आप दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को अगर देखेंगे तो यू विल फाइंड द नंबर ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू बी सेम। You will find the number of valence electron if you look at the elements from any other group। अगर आप दूसरे एलिमेंट्स को देखेंगे अदर ग्रुप के, तो you will find, आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, टू बी सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके क्या है, सेम है, लेकिन काय में, ग्रुप के अंदर में, पीरियड्स में नहीं। अब आपको ग्रुप और पीरियड समझ में आ गया होगा कि किसको मैं बोल रहा हूँ। ग्रुप का मतलब होता है कॉलम, कॉलम में क्या होती है, सेम प्रॉपर्टी, वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे, और पीरियड में चेंज होते हैं। अभी बात किसकी चल रही है, फिर ग्रुप की। For example, the elements beryllium, magnesium and calcium belong to group 2, that is the family of alkaline earth। इनको alkaline earth कहते हैं। There are 2 electrons in their outermost shell। Similarly, there are 7 electrons in the outermost shell of the elements such as fluorine, chlorine। तो ग्रुप 17 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, सभी में, पूरे जितना भी ग्रुप है पूरा सभी में 7 ही होंगे। दैट इज फैमिली ऑफ हेलोजन, इनको फैमिली ऑफ हेलोजन कहा जाता है। अब जैसे आप 11 12 में पहुँचेंगे, वैसे आपको अलग अलग इसमें फैमिली है, जैसे कार्बन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, तो ये आप पूरा पढ़ेंगे, यही पूरा पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। या आप जब हायर क्लास में जाएंगे 11 12 में, हायर सेकेंडरी में, तब आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे। While going to the top to bottom, within any group, one electronic shell gets added at a time. From this, we can say that the electronic configuration of outermost shell is characteristic of particular group. However, as we down a group, the number of shell going increase। जैसे आप अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एक एक शेल क्या होता है, बढ़ते जाता है, क्योंकि नंबर बढ़ते जाता है। देखिए, अब मैंने फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करूंगा किसको, लिथियम को। लिथियम का शेल डायग्राम मैं बनाऊंगा। सबसे पहला होता है लिथियम का न्यूक्लियस, लिथियम का पहला शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर कितने है उसका, 3 है। तो सेकंड शेल में पहुंच चुका हूं मैं। पहले शेल को क्या कहते हैं, के कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, एल। ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब वैसे सोडियम में अगर जाएंगे, थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ये क्या है, न्यूक्लियस। ये पहला शेल के कहते हैं इसको, ये दूसरा शेल, इसको एल कहते हैं, और ये तीसरा शेल। देखिए यहाँ पे कितने शेल थे, 1। कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा समझ में। 1 1 यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 है, तो क्या बनेगी, 2, 8, 1। तो पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे इसमें कितने होंगे, 8।
8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में कितने होंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप जितना जितना नीचे जाएंगे उतना उतना एक एक शेल क्या होता है, बढ़ती जाता है। डू यू नो रीड करना है आपको, अगर डू यू नो में आपको डिफिकल्टीज है तो भी मुझे पूछ सकते हैं आप। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज किए गए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड, जो वर्टिकल कॉलम्स है उसको उनको क्या कहा जाता है, ग्रुप्स। देयर आर 18 ग्रुप्स, टोटल ग्रुप्स कितने 18 हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशन। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है सेम ग्रुप की क्या शो करती है, वो सिमिलरिटी। सिमिलरिटी यानी दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम, सिमिलरिटी एंड ग्रेडेशन। ग्रेडेशन भी मैंने अभी बता दिया आपको, एलसीएम कैसा होता है उसका, जैसा वाटर है H2O, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो H2O, Li2O, Na2O, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, BeO, MgO, CaO, एल्यूमिनियम, Al2O3। उसके नीचे होगा शायद से गैलियम है, तो देख लेते हैं। एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, तो Al2O3, Ga2O3, Im2O3, Ti2O3, NH2O3, तो इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। देयर आर इन ऑल 7 पीरियड्स है एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज स्लोली फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इन पीरियड। ये भी देख चुके हैं हम कि एक एंड से आप पीरियड्स में एक एंड से दूसरे एंड पे जाएंगे तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज। पीरियड्स बोल रहा हूँ मैं, पीरियड्स का मतलब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ध्यान में रखना है। और एक बार मैं बता देता हूँ, इसको कहते हैं पीरियड्स। जैसे धीरे 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 आप बढ़ेंगे वैसे क्या होंगी, प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएंगे। और ग्रुप, इसको कहते हैं ग्रुप। ग्रुप में प्रॉपर्टी क्या रहेंगी इससे, तो मैं और एक बार लिख देता हूँ S। और पीरियड्स में क्या होंगे, प्रॉपर्टी धीरे धीरे चेंज, तो मैं लिख देता हूँ C। 1 मिनट में टोटल पेजेस देख लेता हूँ कितना हमारा चैप्टर बाकी है। लास्ट पेज है 27। देखिए ये मोस्ले का बनाया हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप इसमें देख सकते हैं ऊपर की साइड में यहाँ पे आपको क्या दिखने मिल रहा है, एटॉमिक नंबर और एलिमेंट के नेम दिख रहे हैं आपको, सिंबल दिख रहा है H, Li, H फॉर हाइड्रोजन, लिथियम। तो इस तरीके से आपको सिंबल दिखने मिल रही है, उसके नीचे उसका नेम भी है और एटॉमिक मास है। तो देखिए यहाँ पे सीक्वेंस, पहले क्या है, एटॉमिक नंबर, सिंबल, नेम और उसके नीचे क्या है, एटॉमिक मास। तो हर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको ऐसे पूरा डिस्क्रिप्शन बताया जाएंगे कि कैसे लिख के उसमें फॉलो ये मैटर है। लेकिन अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाहर से परचेज करते तो आपको उसमें मेल्टिंग पॉइंट दिखता है, बॉइलिंग पॉइंट दिखता है और अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आपको दिखती है। तो आपको एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल परचेज कर लेना है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। देखिए पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे हम। You will find that the number of valence electron is different in these elements. However, the number of shell is same. और एक बार रीड कर लेता हूँ। You will find that the number of valence electrons is different. तो number of valence electron क्या होते हैं, different होते हैं in these elements. However, the number of shell is the same. You will also find that while going to left to right। तो अब ये बात हो रही है पीरियड्स के बारे में। देखिए आपको पीरियड यहाँ पे दिख रहे हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट का नंबर 2,1। तो लिथियम में 1 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप जैसे आगे बढ़ गए बेरिलियम में पहुंच गए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो गया लेकिन शेल उतने ही होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, इसके पहले मैंने बताया था आपको ग्रुप्स के बारे में, शेल निकाल के। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपको, पीरियड्स के बारे में। लिथियम का मैं निकाल के बताता हूँ आपको। ये क्या है, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल,
ये हमारा लिथियम, इसके नीचे लिख देता हूँ मैं Li। ये है लिथियम। इलेक्ट्रॉन्स भी लिख देता हूँ। पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में होंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बनाता हूँ बेरिलियम का। ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। या नीचे लिख देता हूँ Be, बेरिलियम। देखिए फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सेकंड सेल में भी कितने हैं 2 है। तो आपको दिख रहा है दोनों के बीच में कंपैरिजन। यहाँ पे कितनी शेल है 1, यहाँ पे कितने शेल है 1। तो आप पीरियड्स में जैसे आगे बढ़ते वैसे शेल बढ़ते हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होते। Within the period, atomic number increase by the one at a time, and the number of valence electron also increase by 1 at a time। तो इस तरीके से इसके जो होते हैं चेंजेस होते हैं। We can say that the elements with the number of shell occupied by electrons belong to the same period। We can say that the elements with the same number, जो element same number of shell, जिसमें same number of shell है occupied by electrons belong to the same period। तो same number of shell होंगे किसमें? periods के अंदर में। The element in the second period, namely lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon have electron in the 2 shell K and L। तो 2 इसमें क्या होते हैं? 2 शेल होते हैं जो नाम आपको दिए गए K and L। तो K को फर्स्ट सेल कहा जाता है, L को सेकंड, KLMN, इतना आपको याद रखना है। और उसके आगे अगर और आते हैं तो फिर ABCD शुरू, KLMNOPQR। तो इस तरीके से, लेकिन उतना आगे पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये इसमें इतना ही होता है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं थोड़ा आपको लास्ट सेल के बारे में भी बता देता हूँ। लास्ट सेल कौन था वहाँ देखिए, कुछ इस तरीके से सेल अरेंज किए जाते हैं। शेल 2, 8, 8, 18, 18, 32, अब आप इसके एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएंगी 180। तो आपको अगर 118 नंबर का भी एलिमेंट का शेल डायग्राम बनाना है तो कितने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे यहाँ पे? मतलब कितने आपको शेल ड्रॉ करने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7 शेल आपको ड्रॉ करने। तो ये 4 नाम तो है आपके, मतलब KLMN OPQ हो गया। तो 118 के भी डायग्राम इजीली बन जाएंगे इससे। The elements in the third period, namely sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon have electrons in the 3 shell K, L and M। Write down the electronic configuration of these elements and confirm और एक बार रीड कर लेता हूँ मैं, देखिए। द एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड, नेमली, जिनका नाम है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, हैव इलेक्ट्रॉन इन द 3 शेल। तो इसमें 3 शेल होते हैं KLM। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, ये आपको लिखना है। इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द सेम शेल while going along period from left to right, and at beginning the next period a new electron shell start filling up। तो धीरे धीरे जैसे आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो धीरे धीरे उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जैसे इसके पहले मैंने आपको निकाल के बताया था। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट 3 पीरियड्स इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ शेल एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट।
तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट सेल में, सेकंड में होते हैं 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेट, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले उसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डुप्लेट। तो जो पहले 3 पीरियड से फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ शेल, अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट क्या लगता है यहाँ पे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट लगता है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एन फॉर द शेल KLM। देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी भी देखे है, शेल देखिए आपको यहाँ पे बॉक्स में KLM n, एन का वैल्यू दे दी के 1 2 3, फॉर्मूला है 2n²। तो पहला शेल के पास में कितनी कैपेसिटी है, K के पास में 2, L के पास में कितनी 8, थर्ड के पास में भी 80 होती है, लेकिन यहाँ पे 18 बताया गया है। वापस वो रिपीट ना हो करके 8 8 रिपीट होते हैं, 18 18 क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, कुछ इस तरीके से। और आपको वही रूल फॉलो करना है, 2 8 8 18 18 32 32 एज पर द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। होल्डिंग यानी कितना इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखता है, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। कैपेसिटी ऑफ शेल, 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड, 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में कितने होते हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए हाइड्रोजन हीलियम 2 ही हुए। द फर्स्ट पीरियड एंड 8 एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड। सेकंड इसमें कितने होते हैं, 8 पीरियड होते हैं। एट एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड में क्या होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। द थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन ओनली 8 एलिमेंट्स ड्यू टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से जो थर्ड भी जो है वो भी क्या करेगा, 8 को ही करेगा, उसमें कितने होंगे, 8 ही होंगे। देयर आर फ्यू मोर फैक्टर्स विच कंट्रोल द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन subsequent periods which will be considered in the next standard। और आगे चल के और आप इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट पीरियड में कितने हैं, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, वो भी काउंट कर सकते हैं। देखिए द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइन बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट। The shell number of valence electron the chemical reactivity of an element is determined by the number of valence electron। तो जो केमिकल रिएक्टिविटी है एलिमेंट की वो किस पे डिटरमाइन यानी किसे पहचानी जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो सेम केमिकल रिएक्टिविटी है, सेम प्रॉपर्टी है दोनों में, जो ग्रुप्स में ऑलरेडी देखे हैं। एंड द शेल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेल का नंबर, और वो स्लाइटली डिफरेंस होता है शेल में, क्योंकि शेल तो सेम है लेकिन धीरे धीरे उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे। शेल नंबर ऑफ वैलेंस शेल, शेल नंबर ऑफ वैलेंस शेल। द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पॉइंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल, दैट इज मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैज़ प्रूव्ड यूज फॉर स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियडिक टेबल प्रूव किया गया है इसके लिए, एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए। देखिए पीरियडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियडिक पीरियड और ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर कंपेयर्ड, सर्टेन रेगुलरिटी इज ऑब्जर्व्ड इन देयर वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है बदल, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पीरियड्स के अंदर में क्या होंगे जाएंगे वैसे वैसे उसमें क्या दिखने को मिलेंगे, आपको चेंजेस दिखने मिलेंगे। इट इज कॉल्ड पीरियडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। इन दिस वी आर गोइंग टू कंसिडर द पीरियडिक ट्रेंड्स इन ओनली 3 प्रॉपर्टीज एलिमेंट, नेमली पीरियडिक ट्रेंड्स देखा जाता है वैलेंसी से, एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर।
तो दोनों को कंपेयर करना है आपको। अगर 3 एलिमेंट्स को अगर आपने लिया और 3 एलिमेंट्स की क्या है, सेम उनकी वैलेंसी है, तो वो क्या हो गए, पीरियोडिक ट्रेंड्स हो गए। वैलेंसी देखिए, यू हैव लर्न इन प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी किससे डिपेंड होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल यानी सबसे आखिरी का शेल ऑफ इट्स एटम दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी था और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। मैं थोड़ा आपको डिफरेंस बता देता हूँ। सोडियम का बारे में इंफॉर्मेशन देखिए कि वैलेंस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगी, 2, 8, 1। अब 1 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी भी 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 1 है। दोनों भी क्या है, 1, 1 है। वैसे मैं लिखता हूँ क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन में जब मैं लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 2, 8, 7। 2, 8, 7। अब लास्ट नंबर 7 है, तो 7 इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 7 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ये अपना जो है ऑक्टेट पूरा करेंगे। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ही उधार लेंगे। +1 इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया है। तो +1 इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद में इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो नॉन मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है ना, एक्सेप्ट करती है। और मेटल क्या करती है, लूज करती है, उनको डोनेट करते हैं। तो इस तरीके से तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। तो 1 क्या इसकी वैलेंसी। इस तरीके से वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता किए जाते हैं। थिंक अबाउट इट, ये रीड करना है आपको। देखिए यहाँ पे सिंबल देखिए, पोटेशियम का क्या है, 19 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2, 8, 1। वैलेंसी क्या है उसकी, लास्ट का जो नंबर है 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेंगे, इसका ऑक्टेट पूरा होने के लिए इसके पास में 288 है, तो ये 1 को डोनेट कर लेगा। क्योंकि कोई भी एलिमेंट को 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, उतना इन एलिमेंट्स के पास में नहीं होती इतनी पावर, तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन को दे देते। जैसे कि अगर आपके पास में 101 रुपये है और आगे वाले को 1 रुपये की ज़रूरत है, तो आप उसके पास से 99 रुपये थोड़ी लेंगे, आप उसको 1 रुपया दान कर देंगे, दे देंगे। 1 रुपये से उसका काम हो जा रहा है, आपका काम 100 रुपये से हो रहा है, उसका काम 1 रुपये से हो रहा है, तो आप उसको 1 रुपया दे देंगे। तो इसी तरीके से एलिमेंट्स भी क्या करते हैं, अपना लास्ट का अगर 1, 2, 3 है तो वो डोनेट कर देते हैं। और 6, 7 अगर उनके पास में 5, 6, 7 है तो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम पहुँच चुके हैं एटॉमिक साइज पे। एटॉमिक साइज देखिए, यू हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने देखा है वॉल्यूम इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो वॉल्यूम एक क्या है, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी एक गिलास में कितना पानी, इसको वॉल्यूम कहा जाता है। द साइज ऑफ एटम इंडिकेटेड बाय इज इट्स रेडियस। तो साइज ऑफ एटम को कौन इंडिकेट करता है, उसकी रेडियस। जैसा सर्कल के जैसा होता है, एटम भी क्या है, एक सर्कल के जैसा है। जैसा एक सर्कल हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक सर्कल है, सर्कल में क्या होगा, ये क्या बन गई, इसकी सर्कल की एक रेडियस बन गई। इस तरीके से हमने जो भी शेल डायग्राम देखे तो कुछ इसी टाइप के शेप के है ये, यानी इस शेप के है। तो आपको सर्कल दिख रहे, तो सर्कल में क्या आती है, फिर रेडियस आती है कुछ इस तरीके से। तो ये रेडियस मैंने जो बनाई इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। एक्सप्रेस इन द यूनिट पिकोमीटर
विच इज़ द स्मॉलर देन नैनोमीटर। पिकोमीटर में कितना मीटर होता है देखिए, 10⁻⁻12 मीटर है, पिकोमीटर बहुत छोटा होता है। तो एटॉमिक रेडियस किस में होती है, पिकोमीटर में दी जाती है। देखिए सम एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक रेडियस आर गिवन है। एलिमेंट्स ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, लिथियम। 66, 88, 77, 74, 111, 150। तो एलिमेंट्स किस में दिए गए यहाँ पे, एटॉमिक रेडियस में। यूज योर ब्रेन पावर, ये रीड करना है आपको। You will find that atomic radius goes decreasing while going to left to right within a period. The reason behind is follows. क्या reason इसका देखिए, while going from left to right within a period, the atomic number increase by one, meaning the positive charge on the nucleus increase by 1 unit. Positive charge increase by 1 unit. However, increase by 1 unit at a time. However, by the additional electron gets added to the same outermost charge, the electron are pulled toward the nucleus greater extent, thereby the size of atomic radius decreases. देखिए अभी ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मैं वापस में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर हम लेफ्ट से लेके राइट तक जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होंगी, डिक्रीज। मैं डी लिख देता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगी, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे भी कम, यहाँ पे उससे भी कम, यहाँ पे भी उससे कम। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है, एक मैं शेल डायग्राम पहले आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड शेल। अब जो न्यूक्लियस से लेके तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट तक का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। ये क्या है, एटॉमिक रेडियस। अब जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीमेंट होंगे, बढ़ेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसमें पॉजिटिव का चार्ज बढ़ेगा। पॉजिटिव का चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस एक्सटेंड नहीं हो पाएंगे। जो आपके सामने जो पार्ट आपको जो दिख रहा है ये एक्सटेंड नहीं हो पाएगा ज़्यादा। अब कोई सर्कल है, ये पॉइंट है, ये रेडियस अगर यहाँ तक ना पहुँच पाए, थोड़ा पहले अगर पहुँच जाए तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस सेम थी क्या, नहीं थी, कम होगी। इसका रीज़न ये, क्योंकि यहाँ पे सर्कल ज़्यादा है, यहाँ पे तो एक ही सर्कल है लेकिन यहाँ पे सर्कल ज़्यादा है, तो इसके रीज़न से इसके पास में चार्ज क्या आ जाता है, न्यूक्लियस के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एटॉमिक रेडियस की जो लाइन है वो एक्सटेंड नहीं हो पाती है ज़्यादा। तो इसका रीज़न ये बन जाता है कि एक्सटेंडिंग में अब आपको कुछ यहाँ से एक्सटेंड होती हुई दिख रही है, वैसे इसकी लेंथ थोड़ी कम हो जाती है, कुछ ये फिर यहाँ से एक्सटेंड होगी। तो इसी तरीके से एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे पीरियड में हम आगे आगे बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, तो इसे क्या होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। और ग्रुप्स की बात की जाए तो टॉप से लेके डाउन में क्या होती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्योंकि जैसे आप नीचे आएंगे वैसे शेल भी बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एक एक शेल क्या होते जा रहा है, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो जितने ज़्यादा शेल होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगी, एटॉमिक रेडियस होंगी। अब यहाँ पे शेल ज़्यादा बन गए तो एटॉमिक रेडियस बढ़ गए। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है,
डिक्रीज होती है। और जब आप टॉप टू बॉटम है तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। यू विल फाइंड व्हाइल गोइंग टू डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज ऑन इंक्रीजिंग। ये मैं अभी जो इंक्रीजिंग का मैंने बताया ये पूरा वही लाइन है। दिस इज बिकॉज व्हाइल गोइंग टू डाउन अ ग्रुप अ न्यू शेल इज एडेड। एक शेल बढ़ जाता है, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ते रहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एटॉमिक साइज इंक्रीज इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। मेटेलिक देखिए, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। It is seen that the metallic element like sodium, magnesium are towards left। कहाँ होते हैं ये, लेफ्ट में होते हैं। The non-metallic elements such as the sulfur, chlorine कहाँ पे होते हैं, राइट में होते हैं। The metalloid elements कहाँ होते हैं, silicon lies between the two types, दोनों के बीच में होते हैं। A similar pattern is observed in other periods। It is seen that zigzag line separate the metal from non-metal। तो zigzag line क्या करती है, सेपरेट करती है। कुछ इस तरीके की zigzag line अभी देखी थी हमने। तो जिगजैग लाइन में जो लेफ्ट में है ये क्या है, मेटल्स है, और जो राइट में है ये क्या है, नॉन मेटल्स। अ सिमिलर पैटर्न इज ऑब्जर्व अदर पीरियड। इट इज जिगजैग लाइन सेपरेट्स मेटल फ्रॉम द नॉन मेटल। इन द periodic table elements appear to have arranged in a such way that metals are on left side of this line, non metals on the right side, and the metalloid are along the border of this line। How did this happen? देखिए, लेट अस कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। इट इज सीन फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड दैट cation in them is formed while metal, while anion from a non metal। तो मेटल के पास में क्या होता है, मेटल क्या होती है, दानवीर है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। तो क्या होता है उनके पास में, पॉजिटिव चार्ज, जिसको कैटायन कहती है। नॉन मेटल किससे पहचाना जाता है, एनायन से। नॉन मेटल क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कोई इंसान को अभी उसके पास में उसको मनी की नीड है, पैसे चाहिए उसको, तो उधार लेता है। तो उधार लिया उसने, उसके पास में कितने का चार्ज आ गया, निगेटिव का। जिसने उसको दिया उसके पास में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव का। तो निगेटिव डिनोट किया जाता है, अनायन कहा जाता है, और पॉजिटिव जो होता है उसको कैटायन कहा जाता है, कैटायन एनायन। एक्सेप्टेड from these it is understood that metal have tendency to form cation by losing its valence electron। तो मेटल के पास में क्या होती है, टेंडेंसी होती है, क्या फॉर्म करते हो, कैटायन। उनके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट। अदर हैंड द एटम ऑफ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की जो एटम है ये क्या करते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, एनायन बनाते, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। उनके पास में कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव, उसको एनायन कहते हैं। एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड इनटू वैलेंस शेल। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट आयन हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयन के पास में क्या होती है, स्टेबल। वो क्या होते हैं, आपस में स्टेबल। जैसे कि सोडियम था, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2,8,1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इसके पास में चार्ज कौन सा आ जाएगा, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव इक्वल टू लिखेंगे फिर हम 2,8। अब 2,8, 2 और 8, अगर कोई भी एलिमेंट में 2, 8 अगर हो, 2,8, अगर वो ऑक्टेट रूल को, डुप्लेट ऑक्टेट रूल को फॉलो करते जा रहा है, उसके पास में उतने ही है। सेकंड सेल के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, स्टेबल है।
तो इस तरीके से सोडियम क्या हो गया, स्टेबल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को देगी, तो इसको कहते हैं स्टेबल। तो आयन के फॉर्म में जब भी कोई भी एलिमेंट होता है तो क्या होता है, वो स्टेबल होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। तो नोबल गैस क्या होती है, ऑलरेडी स्टेबल होती है, क्योंकि नोबल गैसेस के पास में वही नंबर है, हीलियम के पास में 2 है, आर्गन के पास में 10 है, नियॉन के पास में 10 है, आर्गन के पास में 18 है। तो वो क्या है, स्टेबल। तो नोबल गैसेस क्या है, नोबल गैसेस के जो आयन्स है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो नोबल गैसेस का अगर चार्ज अगर दिखा जाए तो क्या चार्ज होता है, उन पर 0 चार्ज होता है। उनके पास में ना पॉजिटिव का चार्ज है ना निगेटिव का चार्ज है, तो उसको 0 चार्ज कहते हैं और 0 ग्रुप कहते हैं उनको। हाउ इज द एबिलिटी टू लूज और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल डिटरमाइन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम आर हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्स एक्सटेंड ऑन देम बाय पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और एक बार रीड कर लेता हूँ। हाउ इज एबिलिटी टू लूज और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्या ऐसी एबिलिटी है जो लूज करने में काम में आती है या एक्सेप्ट करने के काम में आती है, वैलेंस शेल डिटरमाइन करने के लिए। तो ऑल इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्स, तो उनमें क्या एक अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, ऑन देम बाय पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। किससे लगता है, वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, तो उसका न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रल चार्ज होता है उसमें न्यूट्रॉन का। Because of their presence, the effective nuclear power exerting attractive force, valence electron is somewhat less than actual nuclear charge. Because of their presence, the effective nuclear charge exerting यानी गिरना, तो एक इफेक्टिव यानी एक परिणाम कारक न्यूक्लियर चार्ज गिरता है अट्रैक्टिव फोर्स के साथ में, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में, ऑन द किस पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज समवॉट लेस देन एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन की पावर क्या होती है, न्यूक्लियर चार्ज से कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज डोनेट करने के काम में आता है और एक्सेप्ट करने के काम में आता है। दस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स इज स्मॉल, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, मेटल में, ये स्मॉल होते हैं, कम होते हैं, छोटे होते हैं, 1 2 3 होते हैं। ऑल्सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल, तो इनके बीच में जो न्यूक्लियर चार्ज का जो फोर्स लगता है क्या होता है, स्मॉल, कम होता है। एज अ कंबाइन इफेक्ट ऑफ दिस 2 फैक्टर्स मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मेटल के पास में क्या होती है, टेंडेंसी होती है लूज यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। टू फॉर्म कैटायंस, क्या बन जाते हैं, उसके पास कौन सा चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव, हैविंग अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। दिस टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसी टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा जाता है। इज द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट, और यही उसके क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर है एलिमेंट के। अब देखिए आपको वापस में वही चीज़ रिवाइज हो रही है, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। डिक्रीजिंग में आपको एक एरो दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा है आपको, लेफ्ट टू राइट, ये आपको एरो दिखने के लिए मिल रहा है, कैसा है ये, लेफ्ट टू राइट है। तो धीरे धीरे एटॉमिक रेडियस यहाँ पे क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। और एक आपको दिख रहा है टॉप टू बॉटम, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज, ये भी मैंने अच्छा डिटेल में पढ़ा दिया है। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज होती है तो इंक्रीज क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और डिक्रीज क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर। अब सेकंड रिवर्स में देखिए, अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो क्या होता है, उसका उल्टा, यहाँ पे इंक्रीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती थी, तो यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहाँ इंक्रीज होती थी तो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज, एंड इंक्रीज डिक्रीज नॉन डिक्रीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और यहाँ पे डिक्रीजिंग था तो यहाँ पे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर। यानी इंक्रीजिंग अगर एटॉमिक रेडियस होती है तो डिक्रीज कौन होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होती है, साथ ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से।
और इंक्रीज होता है कौन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटेलिक कैरेक्टर से। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चैप्टर के लास्ट पेज पे पहुंच चुके हम। द पीरियडिक ट्रेंड इन द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इज क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम देयर पोजिशन। तो पीरियडिक टर्न मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है, क्लियरली हम समझ सकते हैं देयर पोजिशन को इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। लेट अस कंसिडर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग द सेम ग्रुप वाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप, न्यू शेल गेट्स एडेड। जैसे डाउन नीचे जाएंगे वैसे एक शेल क्या हो जाता है, एड, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस रिजल्ट इज लोअरिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, thereby lowering the attractive force on valence electron. As a result, tendency of atom lose electron increase. Also, the penultimate shell become outermost on the losing valence electron. The penultimate shell is completely octet. तो क्या करेगा मेटल, क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और किसको फॉलो करेंगे, ये ऑक्टेट रूल को। Therefore, the resulting cations has special stability due to tendency of electron to lose electron increasing further. The metallic character of atom is tendency to lose. Metallic character क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। Therefore, the following trend is observed. Metallic character of element increasing while going down the group. तो metallic character जैसा डाउन में हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे metallic character क्या होते हैं, इंक्रीज होते बढ़ते हैं। While going to left to right, the outermost cell remains same. जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब आउटरमोस्ट सेल क्या रहेगा, आउटरमोस्ट सेल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सेम ही रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की चेंज आएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। हाउएवर द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस गोस इंक्रीजिंग, जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। वो इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज। एंड दस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। As a result, this tendency of atom to lose valency electron decrease within a period. और मैं इसको आपको पहले ही अच्छे से डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपको ये पैराग्राफ समझने में अगर जो है समय प्रॉब्लम जा रही तो आप वही रूल देख सकते हैं जो मैंने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के बारे में बताया एटॉमिक रेडियस में, पूरा वही है ये थ्योरेटिकल में। अभी लैंग्वेज के वर्ड्स आते हैं ग्रीक लैटिन से, तो थोड़े कैसे कॉन्जुगेटेड होते हैं ये वर्ड्स। ये इंफॉर्मेशन और ये जो लैंग्वेज है ये जल्दी से समझ में नहीं आती, लेकिन आपको भी ऐसे रीड करना है, आपको एक जगह पे बुक रखना है और बुक के सामने मेरा ही वीडियो लेक्चर ओपन करना है, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। द टू फैक्टर नेमली इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। अब आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, अगर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज कब इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट, किसमें, पीरियड्स में। As we go left to right within a period are responsible for increasing effective nuclear charge. Therefore, the valence electron are held with a greater and attractive force. This is called electronegativity. जिसको क्या कहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड, द एबिलिटी ऑफ एटम टू बिकम अनायन बाय एक्सेप्टिंग आउटसाइड इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग। अनायन की पावर क्या होंगी, बढ़ेंगी। यानी क्या होगा, अनायन में होते हैं नॉन मेटल जो होते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अनायन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताती है हमको, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमको क्या बताती है, मेटेलिक कैरेक्टर। अब ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली हमारा लास्ट टॉपिक है। ऑलवेज रिमेंबर, देखिए भी आपको रीड करना है। वाइल गोइंग डाउनवर्ड इन एनी ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स गोइंग इंक्रीजिंग वाइल देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोइंग डिक्रीजिंग। अगर डाउन साइड जाते तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज वाइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं एनी पीरियड, कोई भी पीरियड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेवन पीरियड तक है, कोई में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या में जाती है, इंक्रीजिंग में जाती है। वाइल देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी गोज डिक्रीजिंग। यानी अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं
तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज अगर होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होंगी, डिक्रीज। ये आपको दोनों को एक दूसरे को क्या समझना है, दोनों का एक दूसरे का इन्वर्स समझना है, उल्टा समझना है। देखिए लार्जर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट हायर रिएक्टिविटी। अगर किसी एलिमेंट की बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो क्या है, हाईली रिएक्टिव होती। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कंपेयरिंग में, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम तो रिएक्टिविटी कम। या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज़्यादा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम तो रिएक्टिविटी कम। अब हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। देखिए द ग्रुप 17 कंटेन्स मेंबर्स ऑफ हैलोजन फैमिली। ग्रुप 17 किसको कंटेन करता है, मेंबर्स ऑफ हैलोजन फैमिली को। ऑल ऑफ देम हैव जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला इसमें क्या है, एक्स है, X2। सब में क्या आएगा, X2 आएगा। एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे हम किसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेट। द ग्रेडेशन इन ऑब्जर्व इन अ फिजिकल स्टेट डाउन ग्रुप, दस द फ्लोरीन क्या है, F2Cl2 आर गैसेस, क्या है, दोनों गैसेस है। ब्रोमीन किसके फॉर्म में होता है, Br2 लिक्विड, वाइल आयोडीन किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में। तो ये क्या है, ग्रेडेशन है। ग्रेडेशन का मतलब मैं इसके पहले बता दिया था आपको कि जो एलसीएम का जो नंबर होता है F2Cl2 Br2, ये इसको क्या कहते हैं, ग्रेडेशन कहते हैं। और इसमें डिफरेंस है कि कौन सा गैस है, फ्लोरीन क्लोरीन ध्यान में रखना है आपको, क्या गैस है, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, और आयोडीन क्या है, सॉलिड है। लास्ट का और एक टॉपिक में ये भी बता देता हूँ आपको, डू यू नो। देखिए यहाँ पे एक आपको बताया गया M+2H2, तो ये अल्कलाइन अर्थ Mg है, MnAMg है। ये Mg की रिएक्शन होती है वाटर के साथ में, तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जनरल फार्मूला इंडिकेट करता है अल्कलाइन अर्थ इज गिवन अबो, व्हाइल गोइंग डाउन द सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो ये सेकंड ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो द ग्रेडेशन इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज सीन। तो अल्कलाइन अर्थ की प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी हमको सेम दिखती है, सीन दिखती है मतलब शो होती है। while going down second group reactivity of alkaline earth metal goes on increasing, thereby the age which this reaction take place also goes on increasing. The beryllium does not react with water, beryllium वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं होता है। मैग्नीशियम रिएक्ट किसके साथ में होता है, स्टीम के साथ में। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके सामने क्वेश्चन है बेरिलियम इज रिएक्ट विद वाटर, तो क्या होगा, फॉल्स। बेरिलियम वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं होता है। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई गई, ये इन्हीं की तरह क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं। और मैग्नीशियम किसके साथ में रिएक्ट होता है, स्टीम के साथ में होता है। स्टीम का मतलब होता है भाप। तो ये आपको पैराग्राफ समझना है इसी तरीके से, और यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अब है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर के लिए अगर आपको इसमें क्वेश्चन आंसर में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।